मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस चैप्टर में हम BECC 133 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 8 को कवर करेंगे, जो कि हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे वही कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और इसे शेयर करना मत भूलें। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो अगर आप हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियोस बनाएं। ये आप लोगों के लिए हो सकता है यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल है तो हमें कमेंट में पक्का मेंशन करके बताएं, हमें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो रही है। काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअली मनी के यूजेस पहले क्या थे, अभी क्या है ना। तो दोस्तों जो पुराने जो टाइम्स होते थे उस टाइम पे क्या होता था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, जब हमारे पास कोई एक्सचेंज का कोई मेथड नहीं होता था, है ना। जिसमें क्या होता था, गुड्स को एक्सचेंज करना है, किसी के पास दाल है किसी के पास चावल है, तो दाल वाला चावल वाले को देता था आइटम और चावल अपना दाल वाले को देता था। तो इस तरह से क्या सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया जाता था, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को चेंज किया गया, राजा आए महाराजा आए और उन्होंने अपने हिसाब से जो है इन्हें चेंज किया, कॉइन सिस्टम शुरू किया। गोल्ड वाज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन लेदर कॉइन्स वेर आल्सो यूज्ड एज अ मनी ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो इस तरह से बहुत कुछ जो है मेथड्स आए एक्सचेंज के। और एक समय अभी ऐसा आ गया है जब हमारे पास गोल्ड बॉन्ड्स हैं या फिर इस तरह के पेपर के कुछ ट्रांजैक्शन हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है जो गवर्नमेंट हमें पे कर दिए, बदले में पैसे देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको जो है समझने में तभी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर मनी जो है कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ वो इसी चीज़ में जो है हम यूज़ करते हैं। धीरे धीरे पेपर मनी से अभी प्लास्टिक मनी आ गया है ना, हमारे पास ATM होगी, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया लोगों के पास, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी हम ब्रॉडली देखते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टोर ऑफ वैल्यू, हम पैसे को जो है एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारा फ्यूचर का ये परचेजिंग पावर है कि नहीं। और मनी की जो वैल्यू है वो क्या है, इन्फ्लेशन के साथ डिक्रीज हो जाती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, मान लो चलो 1 लाख रुपए की आपके पास रकम है। तो इस 1 लाख रुपए को आप क्या करते हो, कहीं पे स्टोर करके रख लेते हो। तो फिर ये क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह आप इसे यूज़ कर रहे हो कि मैं भाई फ्यूचर में इससे कोई चीज़ सामान खरीद लूँगा, है कि नहीं। पर दोस्तों इससे क्या होता है, हमारी जो परचेजिंग पावर हो जाती है वो बहुत ही कम होने लग जाती है इन्फ्लेशन के साथ साथ। मान लो कोई भी चीज़ पहले 10 रुपए की कोई भी चीज़ थी, जो फिर 10 रुपए की कोई चीज़ थी पहले, है कि नहीं। और अब उसकी वैल्यू जो है 12 रुपए हो गई है कि नहीं। या फिर जैसे मान लो कि वही चीज़ धीरे धीरे इन्फ्लेशन के साथ जैसे जैसे बढ़ रही है, तो आपके पास अमाउंट तो उतना ही है। जैसे आपके पास 100 रुपये आए तो पहले 100 रुपये के आप जो 10 चीज़ें खरीद पा रहे थे, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है कि नहीं। तो इससे क्या है, इन्फ्लेशन के साथ साथ इसकी पैसे की परचेसिंग वैल्यू जो है कम हो जाती है ना। उसके बाद दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि देखो, ये जो होता है किसी भी इकोनॉमिक वैल्यू को जो है मेजर करता है किसी भी चीज़ की। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कंप्यूटर है, अब उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितना महंगा है, हम इसे क्या करते हैं, एक मॉनेटरी वैल्यू दे के उसे कंपेयर करते हैं, कि नहीं। अब ये कंप्यूटर महंगा है कि मोबाइल महंगा है कि हमारे पास कोई बुक है वो ज़्यादा महंगा है, कैसे डिसाइड करते हैं, हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। जैसे जैसे उसकी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो चीज़ हमारे लिए महंगी होती जाती है ना। तीसरा पॉइंट है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया था बार्टर सिस्टम के बारे में। क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास है, जैसे मान लो बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कतें आ रही थी, उसमें प्रॉब्लम यही था कि कोई भी एक बंदा है जिसके पास वीट है, एक बंदा है किसी के पास उसके पास राइस है कि नहीं। एक बंदा है, अब उसके पास जो है, जैसे मान लो कि आपको वीट के बदले आपको राइस नहीं चाहिए, पर राइस वाले को आपका वीट चाहिए। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। तो फिर आपको फिर एक थर्ड पार्टी जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इसी थर्ड पार्टी से बचने के लिए क्या है, मनी का यूज़ किया जाता है। आप क्या करोगे, राइस बेचोगे, जो मनी आपके पास आया वो उससे आप वीट खरीद सकते हो, है कि नहीं। तो ये एज सिंपल एज दैट हो जाता है इस केस में, क्योंकि हमारे पास जो है मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इसका मतलब क्या है कि हम
ये डेफर्ड का मतलब क्या होता है, एक पोस्टपोन मेथड है कि नहीं, कि बाद में हम इसको जो है पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स होते हैं कि मनी जो होता है, जैसे मान लो आपने किसी से लोन ले रखा है, अगर आपको उसे रीपेमेंट करनी है कि नहीं, तो क्या होता है, उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में ही स्पेसिफाई करते हैं। आपने 1,000 रुपये का लोन ले रखा है, आपको 1,000 रुपये उसे लौटाने हैं बंदे को वापस, बट विद अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट, है कि नहीं, एक इंटरेस्ट रेट के साथ उसे आपको जो है सामान वापस उसे लौटाना है। तो यही जो है मॉनेटरी टर्म्स में इसको भी हम कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जनरली 5 तरह के मनी मेजर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 तरह के होते हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, 4 को पढ़ते हैं। और एक होता है हमारा एम नॉट या फिर नहीं M0 बोलते हैं, जिसे हम रिजर्व या फिर मॉनेटरी बेस बोलते हैं। बाकी आपका M1 होता है, M2 होता है, M3 और M4 होता है। तो M1 को हम देखते हैं, हमने इसे लिक्विडिटी के हिसाब से जो है डिस्टिंग्विश कर रखा है। M1 जो होता है सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इसमें, M2 में लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम होती है, M3 की लिक्विडिटी और कम होती है, और M4 की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो M1 के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है, कॉइन और नोट हैं जो सर्कुलेशन में है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका डिमांड डिपॉजिट आता है, और अदर कोई डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होती है। इन तीनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है M1। ठीक है, M1 का एक सिंपल फार्मूला है CU प्लस DD प्लस OD। ठीक है, इसे इसी तरह से आपको जो है याद करके रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा M2। M2 क्या होता है, हमारा M1 के अंदर जितनी भी चीज़ें आ गई, यानी CU प्लस DD प्लस OD प्लस जितने भी हम पोस्ट ऑफिस में जितनी भी सेविंग करते हैं, तो इसमें कुल मिलाकर आपका जो है पोस्ट ऑफिस की सेविंग इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा है M3। M3 का मतलब है M1 प्लस जितना हम बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो इसका मतलब M3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, CU प्लस यू सॉरी DD प्लस OD प्लस जितना भी हमारे पास टाइम डिपॉजिट है बैंक की। ठीक है, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, ये 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, उसके बाद M4 में हमारे पास क्या आता है, जितनी भी M3 की वैल्यू है, M3 की वैल्यू क्या थी हमारी, M1 प्लस बैंक का पैसा प्लस इसमें जितनी भी टोटल डिपॉजिट होती हैं हमारी NSCs वगैरह में, यानी जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं ना दोस्तों, ये आती है हमारी M4 में। इसकी लिक्विडिटी सबसे कम होती है। अब आप MSC कर दोगे, NSC करोगे, तो आप उसे अगले 1-2 साल में तो निकालोगे नहीं, उसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। अगले 10 साल 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके रखते हो, है कि नहीं। तो M1 जो होता है इसे हम बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी क्यों, इसकी लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है, और बाकी M2 M3 M4 की लिक्विडिटी इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। ठीक है, उसके बाद एक फैक्टर आता है M0, यानी रिजर्व मनी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व मनी है ये, इसमें क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ये 3 चीज़ें आती है इसमें। ठीक है, RBI के पास जितना पैसा है, अदर डिपॉजिट प्लस RBI के पास कुछ डिपॉजिट्स जो होती हैं हमेशा वो रिजर्व में रखती हैं, है ना, और करेंसी इन सर्कुलेशन जो RBI के पास होती है, इसे हम बोलते हैं मॉनेटरी बेस। ये ही जो मॉनेटरी बेस है ये हमारे मार्केट में मनी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है दोस्तों। ठीक है, इसी का है एलैबोरेटेड फार्मूला, इसको आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये क्या एक्चुअल में फार्मूला बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो M0 जो होता है वो M1 M2 M3 M4 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये रिजर्व का पैसा है। ठीक है, इन क्वेश्चन आंसर को एक बार करके देखना, अगर आपको डाउट आता है तो फिर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे पास, ये है हॉट मनी। अब ये हॉट मनी क्या होता है दोस्तों, हॉट मनी वो मनी होता है जो क्विकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर जाती है। ठीक है, अभी जैसे इसमें क्या है, हॉट मनी जो होता है सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इसमें, है कि नहीं। आप कभी भी कहीं से भी उसे विड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, कहीं पर है ना, इसमें पेमेंट वगैरह कर सकते हो, तो ये वो चीज़ें हॉट मनी हो जाती हैं। अभी हॉट मनी
में आप फॉरेन डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें क्या है, हम लोग एक दूसरे कंट्री में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इसमें ओनरशिप हमारी होती है। जैसे मान लो कि फॉरेन की कोई कंपनी है, इंडिया के अंदर आके एक कॉलगेट कंपनी को जैसे मान लो खरीद लेती है, एज एन एग्जाम्पल मैं आपसे बता रहा हूँ, या फिर कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी को अगर खरीद लेती है ना, और उसकी ओनरशिप भी अगर उनके पास आ जाती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसे हम हॉट मनी नहीं कहेंगे। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, जिसमें कोई भी दूसरी कंपनी इंडिया के अंदर आके अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदती है पर एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और फिर उसे बेच के जब वो एग्जिट हो जाती है, तो उनको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और इसे हम बोलेंगे एक हॉट मनी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हमने बोला है कि जैसे मान लो कि इंडिया अगर दूसरे कंट्रीज़ में अगर इन्वेस्ट करती है, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर जैसे ही उसका मोटिव पूरा हो जाता है वो क्या करता है, अपने पैसे वापस ले लेता है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? हॉट मनी। ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बैंक जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है दोस्तों, तो इसमें दो कॉलम है, एक हमारी एसेट्स की कॉलम होती है और एक होती है लायबिलिटीज़ की कॉलम होती है। एसेट जनरली वो स्टोर्स होते हैं जो जनरली फैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज़ को जो है हेल्प मदद करते हैं हमारी किसी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है। जैसे हमारे रिजर्व्स हो गए, लोन्स हो गए, है ना, ये क्या है, और भी कैपिटल इनफ्लो करवाने में हेल्प करती है। जबकि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये हो गया चेकेबल डिपॉजिट्स वगैरह जो होती हैं, ये होता है। ठीक है। जो क्या है, अभी सर्कुलेशन में है जो पैसा, उसे हम लाइबिलिटीज़ कॉलम में रखते हैं। ठीक है। क्योंकि लोग चेक जमा करेंगे, अगला जिसके नाम पे चेक होगा वो अपना जो है पैसा कभी भी निकाल सकता है कि नहीं, चेक के हेल्प से। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अभी आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये ओवरऑल मनी सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है। जनरली ओवरऑल मनी सप्लाई जो हमारे मार्केट में जो मनी सप्लाई हो रही है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कस्टमर या फिर यानी कंज्यूमर जो बैंक में जिन्होंने अपना खाता खोल रखा है, यानी एक साइड में आपके पीपल ऑफ इंडिया हो गए या फिर पीपल ऑफ किसी भी कंट्री के, और दूसरे साइड हो गया उधर का जो सेंट्रल बैंक होता है। इन दोनों पे यानी पब्लिक और सेंट्रल बैंक के बिहेवियर पे ही ओवरऑल मनी सप्लाई डिपेंड करती है। ठीक है। तो हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन है कि मनी मल्टीप्लायर का क्या कंसेप्ट होता है। तो इसमें हमारा जो ओवरऑल मनी सप्लाई है उसको हमने दो चीज़ों को मिला के बनाया है। एक तो है आपका जितना भी सी यू प्लस डी डी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सी यू है वो क्या है, आपका सम ऑफ करेंसी बता रहा है, इकोनॉमी की जो सम ऑफ करेंसी है, और उसके साथ डिमांड डिपॉजिट को जो है हमने ऐड कर रखा है। ठीक है। अभी हम एक को मान के चलते हैं कि करेंसी डिपॉजिट की जो रेशियो है वो है सी। ठीक है। तो हमने सी की वैल्यू कितनी ले ली, सी यू बाई डी डी ले लिया। अभी ये जो सी यू बाई डी डी हमने सी की वैल्यू निकाली, इससे हमें सी यू की वैल्यू पता चल गई। सी यू की वैल्यू होगी सी डी डी। ठीक है। तो इसमें हम इस इक्वेशन को इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने बताया सी यू इज इक्वल टू सी डी डी हो गया है ना, तो सी डी डी प्लस डी डी इसकी आ जाएगी। ठीक है वैल्यू। तो अभी छोटा सा डेरिवेशन है, क्या आएगा इसका वैल्यू, तो सी को हम कॉमन ले लेंगे, प्लस वन ले लेंगे और डी डी एक साइड पे ले लेंगे, है ना। तो वन प्लस सी इंटू डी डी की वैल्यू हो जाएगी एम। समझ में आ रहा है दोस्तों? उसके बाद अगर हम इनको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, वन प्लस सी डी डी आ गया, है ना। उसी प्रकार से जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है, एक हाई पावर्ड मनी को जो है एक कंट्रोल करती है, जिसे हम बोलते हैं ना मॉनिटरी बेस, एम नॉट हमने पढ़ा था। तो फिर एच की वैल्यू जो है उसको हमने ले लिया, एक तो जो सर्कुलेशन है पैसे का प्लस जो रिजर्व अमाउंट है। ठीक है। तो मनी जो सर्कुलेशन में है प्लस रिजर्व अमाउंट। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को हमने आर ले लिया, जिसकी वैल्यू है आर बाई डी डी। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ फंक्शन इसमें है नहीं, जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं केवल उसी को पढ़ेंगे। अब इससे क्या है, हमें हमें किस चीज़ की वैल्यू पता चल गई, इससे हमें जो है सी यू की वैल्यू हमें पहले से ही पता है ना, और आर की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर हम इसमें सेम चीज़ वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। तो इससे हमें किस चीज़ की वैल्यू निकल के आ रही है, देखो इसमें आर की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी आर डी डी, है कि नहीं। अभी कैपिटल वैल्यू की आर डी डी आ गई,
अभी हम इसे इसमें पुट करेंगे हाई पावर्ड करेंसी में, तो एच की वैल्यू आ जाएगी सी यू प्लस आर डी डी, और सी यू की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी इससे पहले, सी यू की वैल्यू हमने पढ़ी थी सी डी डी। ठीक है, तो सी डी डी सी यू की वैल्यू प्लस आर डी डी होगी इसकी वैल्यू, है ना। तो सी प्लस आर और इंटू डी डी, ये क्या है, हाई पावर्ड करेंसी की वैल्यू आ गई हमारे पास, है कि नहीं। यही चीज़ हमने यहाँ पे क्या है, अभी जो मनी मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर जो होता है ये किस किस का रेशियो होता है, सबसे पहले ये रेशियो होता है स्टॉक ऑफ मनी, ठीक है, स्टॉक ऑफ मनी डिवाइडेड बाय किस चीज़ का ये स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, स्टॉक ऑफ एच। ठीक है, कुल मिला के एम डिवाइडेड बाय एच की जो स्टॉक होती है उसी को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने अभी जस्ट पढ़ा था 1 + c हो गया, ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी सी यू की, डिवाइडेड बाय सी प्लस आर जो वैल्यू होगी वो किस चीज़ की थी, हमारी आर की। ये जो हाई पावर्ड मनी का जो इक्वेशन था उसमें हमें मिला था एच से, ठीक है, एच से हमें मिला था, इनटू एच कर देंगे तो फिर हमारी क्या वैल्यू आ रही है, एम की जो वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी वो है मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर्ड मनी। यही है हमारा इसका मेन फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो मनी मल्टीप्लायर एम एम की वैल्यू होगी वो होगा 1 + c/c+r। इस चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इससे हमारे पास जो है काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। मनी मल्टीप्लायर का जो इक्वेशन है वो है MM = 1 + c/c+r। ठीक है, अभी इससे अभी हम क्या समझ रहे हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। क्या है अभी हमारा, तो दोस्तों जो मनी मल्टीप्लायर जो है ये क्या है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो बिहेवियर ऑफ पब्लिक और बिहेवियर ऑफ बैंक। बैंक कैसे रिएक्ट कर रहा है, पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है। अब दो बिहेवियरल रेशियोज हैं हमारे पास, कौन कौन सी रेशियोज होगी, एक हो गया सी, एक हो गया आर। ठीक है दोस्तों, अभी कैसे डिपेंड कर रहा है, ये जो सी है, सी जितना हमारा छोटा होगा एम एम हमारा उतना बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या है हमारा, आर जितना छोटा होगा एम एम उतना बड़ा होगा। समझ गए, तो ये है दो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हमारे इस कंसेप्ट के। ठीक है, अभी हमेशा दोस्तों याद रखना जो मनी मल्टीप्लायर होता है ना ये हमेशा एक से बड़ा होता है। ठीक है, और जो हमारा सी और जो आर का जो रेशियो होता है वो क्या है, 0 से बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा। ये दोनों चीज़ आप कहीं नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, और सी एंड आर की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, ओके। अभी इसका मतलब क्या है, अगर मान लो C की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, C की वैल्यू मैंने मान ली 0 है, इसका मतलब लोगों के पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, पीपल आर लेफ्ट विथ नो मनी, नो मनी हो गया, पीपल आर लेफ्ट विथ नो मनी। ठीक है, जबकि अगर C की वैल्यू मैं मानता हूँ 1 है, तो यानी पीपल के पास पूरा पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक इज लेफ्ट विथ नो मनी, यानी बैंक का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि बैंक के पास कोई पैसा ही नहीं है कि नहीं। अभी आप खुद एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि आपके घर के पास जो SBI के ATM है वहाँ पे आपके पास हमेशा कैश अवेलेबल रहता है, तो क्या लोग ज़्यादा पैसा होल्ड करके रखेंगे अपने पास, नहीं रखेंगे, क्योंकि ATM की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर लोग क्या है कैश को होल्ड करके नहीं रखेंगे। समझ रहे हो ना, तो यही चीज़ हो जाती है। कैसे हम इससे देख रहे हैं बिहेवियरल जो रेशियोज हैं C एंड R, वो कैसे कैसे जो है दो चीज़ों पर डिटरमाइन हो रही है, एक पब्लिक की तरफ से और एक बैंक की बिहेवियर की तरफ से, है कि नहीं। तो ये चीज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास एक छोटा सा इसमें जो फॉर्मूला जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, यहाँ पे दिया हुआ है del m = 1 + r/c+r × del h, है ना। इस चीज़ को एक यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ है, आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे इस वाले सिचुएशन में 60 मिलियन ऑफ हाई पावर्ड मनी जो है जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो इससे 150 मिलियन का जो है हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। अभी वो कैसे हो रहा है,
इस चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर किसी तरह का डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बोलिए, हम आपकी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।